हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास प्रोग्राम आपके रूबरू। इस प्रोग्राम के जरिए हम कुछ जानकार लोगों से आपको मिलवाते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड पर रोजाना आप मिडिल ईस्ट यानी इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट खबरों की शक्ल में, कुछ एक्सपर्ट्स की राय और लाइव प्रोग्राम की शक्ल में आप मुसलसल देख रहे हैं। दुनिया भर में हमारे चैनल को देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों में उस वक्त बैठ करके देखना जब भारत की घड़ी से मिला करके कि 12:30 बजेंगे भारत के, तो मुख्तलिफ मुल्कों में क्या क्या होगा, उस तरह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम एक बिल्कुल शायद आपको लगे कि नए पहलू से बात हो रही है। नया पहलू ये कि हमास कैसे शुरू हुआ, हमास की बाद में जो जिस तरह से ग्रोथ हुई वो कैसे हुई, किन किन नजरियात का उसमें एक तरह से इंक्लूजन हुआ, आज वो कहां पहुंचा कि वो इजराइल की एक तरह से टक्कर ले रहा है। ये बहुत ही बड़ी तब्दीली है। पिछले 20-30 साल में अगर आप देखेंगे तो ये हमास की ग्रोथ यानी 2006 में इलेक्शन होता है, उसमें हमास की सरकार बनती है गाजा में। अमेरिका और इजराइल और उनके दोस्त मुल्क उस सरकार को मानते नहीं जो डेमोक्रेसी के जरिए वहां पर आई थी। और अब क्या कुछ हुआ 7 अक्टूबर को, यहां तक बात कैसे पहुंची, यह सब समझने के लिए मेरे साथ बहुत ही जाने माने साइंसदान, उर्दू शायर और सोशल एक्टिविस्ट गौहर रजा साहब हैं। आपने कई बहुत ही अहम फिल्में, तारीखी फिल्में बनाई हैं, जिनमें जंग आज़ादी और इनकलाब, ये बहुत बड़ी खबर है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री कई फिल्में बनाई हैं, गुजरात 2002 और उसके बाद भी कई ऐसे मौके हैं जिन पर वो काम किया है जो लोगों की आंखें खोलने वाला था। आपने अपनी जिंदगी के मिशन के तौर पर लोगों में साइंसी बेदारी भी एक तरह से उनके शख्सियत का हिस्सा है, जो लोगों को साइंस के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा कि मोदी सरकार किस तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट को किल कर रही है, उस पर भी हमने अब से पहले गौहर रजा साहब से बात की है। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि हमास के बारे में बहुत ही अजीब अजीब किस्म की कई चीजें हुई। एक तो बुनियादी तौर पर यह समझा जाता है कि मिस्र का जो इख्वानुल मुस्लिमीन है, जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाता है, उसकी एक तरह से ये आउटफिट है, आइडियोलॉजी वही है, ये भी कहा जाता है। दूसरी तरफ उसके कतर से ताल्लुकात अच्छे हैं, कतर में ऑफिस है बाकायदा। और अब ईरान की रेवोल्यूशन के बाद ईरान से बहुत नजदीकी बढ़ी है। हालांकि दुनिया इस तरह से दिखाने की कोशिश करती है कि सऊदी अरब का जब जिक्र करेंगे तो वो सुन्नी लीडिंग मुल्क, ईरान का जब जिक्र करेंगे तो ईरान एक शिया मुल्क। लेकिन ये ईरान के शिया अगर समझा जाए, उस रेवोल्यूशन के लीडर्स इन सुन्नी लोगों के इतने नजदीक क्यों है कि सबसे ज्यादा भरोसा अब वो ईरान पर ही कर रहे हैं। क्या कुछ है इनकी बैकग्राउंड में, क्या आप देख रहे हैं इस वक्त जो कुछ हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लंबे अरसे से दुनिया के वाकयात को नजदीक से देख रहे हैं। आइडियोलॉजिकल वॉर्स जो इस दुनिया में हुई है वो भी आपके सामने है। ये क्या कुछ हुआ कि ये हमास यहां तक पहुंचा, और ये एक तरह से जिसे कहा जाता है मुरब्बा कहिए या मुरक्कब कहिए, कई आइडियोलॉजीज मिलकर के ये आज इजराइल के सामने कैसे मजबूती से खड़ा है। काज़मी साहब, मेरे सामने आज सुबह का इंडियन एक्सप्रेस है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कंडेम द सिविलियन डेथ ऑन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। बात मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर, एक तो ये कि पहले वो इजराइल के साथ खड़े थे, पहला स्टेटमेंट ये आया था कि हम इजराइल के साथ हैं। अब वो यहां तक मामला आ गया कि कंडेम सिविलियन डेथ इन इजराइल हमास, यानी वो कंडेम कर रहे हैं इस बात को कि वहां अवाम की और आम शहरी के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके वो खिलाफ हैं। लेकिन इस हेडलाइन में एक खास बात यह है कि इसको इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट कहा जा रहा है। दुनिया भर में लगातार ये कहा जा रहा है कि ये दो
ताकतों का, जिनमें के एक ताकत हमास है और दूसरी इजराइल है, तो इन ताकतों के बीच में टकराव है। लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है? अगर हमारी आंखें खुली हैं, अगर हमारा जहन खुला है, अगर हम थोड़ी सी भी इंसानियत अपने अंदर रखते हैं, तो हमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल की जंग हमास से ज्यादा वहां के अवाम के साथ है, वहां की औरतों के साथ है, वहां के निहत्थे शहरियों के साथ है, वहां के उन बच्चों के साथ है जिनका कत्लेआम इन्होंने किया, और हर 10 मिनट में एक बच्चे को ये कत्ल कर रहे हैं। तो ये जंग मैं समझता हूं कि हमास और इजराइल के बीच में नहीं है। ये जंग इजराइल का जो प्रोजेक्ट रहा है लगातार कि उस इलाके पर कब्जा करते रहें और उस इलाके में वो अपनी चौधराहट या गुंडागर्दी को आम रखें और डरा के रखें पूरे उस इलाके को, ये जंग उसकी जंग है जो इसकी जड़ें सन 1948 में जाती हैं या उससे पहले और पहले जाती हैं। बहरहाल, ये कहने के बाद अब आते हैं हमास के ऊपर। जब मैं तालिब इल्म था तो बहुत सारे फिलिस्तीनी तलबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, हिंदुस्तान में पढ़ते थे आकर के, क्योंकि वहां हालात थे ही नहीं इसके कि वो तालीम जारी कर सके, और हिंदुस्तान हमारा मुल्क जो है उनको बाहें खोल के वेलकम करता था कि आओ हमारी यूनिवर्सिटीज में तुम पढ़ सकते हो। मेरे क्लास फेलोज भी थे जिनसे बहुत गहरी दोस्ती थी, जिनके साथ बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस में हमने हिस्सा भी लिया। लेकिन ये सब पीएलओ के मेंबर्स थे, और पीएलओ वहां का अनचैलेंज्ड एक ऐसा फोर्स था जो रिप्रेजेंट करता था वहां के अवाम को, फिलिस्तीनी दबे कुचले अवाम को, जिनके ऊपर लगातार इजराइल की फौजें जुल्म ढाया करती थी। और यासर अराफात एक अनचैलेंज्ड लीडर थे उस वक्त उस इलाके के, और पूरी दुनिया साथ खड़ी थी सिवाय अमेरिका के। यूरोप के भी ज्यादातर देश मुल्क साथ खड़े थे। इजराइल अलग थलग था, उसके साथ कोई रिश्ता कोई भी मुल्क कायम नहीं रखना चाहता था। ये बदलाव धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, और यह बदलाव हमारी नस्ल जानती है कि हमारे सामने बड़ा एक बदलाव आया है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड से सारे मुल्क अपना रिश्ता तोड़े हुए थे, उससे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, उसी तरह से इजराइल से नहीं रखना चाहते थे, हमारा मुल्क भी नहीं रखता था। अब जो बदलाव आया, उस बदलाव की जड़ें कहां हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो धीरे धीरे वहां खड़ी होनी शुरू होती, और इसको सारी ताकतें, वो जो फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ थी, वो सारी ताकतें धीरे धीरे इसको मजबूत बनाती। ये हमारी आंखों के सामने घट रहा है, और वो रिकॉग्नाइज करना शुरू करती हैं। और उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं दुनिया भर का इतना प्रेशर था कि पीएलओ और यासर अरफात जो उसके लीडर थे, उनके साथ कुछ मुआहदे होने की कगार पर पहुंच चुके थे, जिनमें दो स्टेट बनाने का जो रेजोल्यूशन है, दो अलग अलग यूनाइटेड नेशंस का, उसके ऊपर अमल की हद तक पहुंच गया था। ये न अमेरिका को मंजूर था और ना ही शायद इजराइल को मंजूर था। इसलिए एक ऐसी फोर्स खड़ी करनी जरूरी थी जो इनके खिलाफ चली जाए। मैं समझता हूं कि हमास की जड़ें यहां मौजूद हैं। लेकिन जब आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हैं या खड़ी हो रही होती है, तो उसकी अपनी एक डायनामिक्स होती है। यानी ये नहीं होता कि आप हमारे मुल्क में केजरीवाल को आरएसएस खड़ा करे और उसके बाद वो उसके नियंत्रण में रहें, हमेशा हमेशा उससे डिक्टेशन लेते रहें। केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली, केजरीवाल
अपने रास्ते चल पड़े, जो जरूरी नहीं है कि वो आरएसएस का रास्ता हो। आरएसएस की सपोर्ट हो सकती है, ऑपोजिशन हो सकता है। बिल्कुल वही मुझे दिखाई देता है कि हमास में होता हुआ, कि उसकी अपनी एक डायनामिक्स क्रिएट हो जाती है। दुनिया के और मुल्क जिनका आपने अभी नाम लिया, जिसमें अब ईरान भी शामिल है, वहां पर हमें दिखाई देने लगता है कि वहां से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है हमास को। अब अगर देखें तो मैं नहीं समझता, ये मेरा यकीन है, इसको कोई कोई साबित नहीं कर सकता, और बहुत सारे लोगों का ये यकीन है कि हमास क्या करने जा रहा है, इस पर इजराइल को पता नहीं था। बार बार ये कहा गया कि ये फेलियर है वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, वहां के सर्वेलेंस का फेलियर है। मुझे नहीं लगता कि पता था, नहीं था उनको बिल्कुल पता था, और उन्होंने इसका इंतजार किया कि हमास जो है वो अटैक करे। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं बीच में रोक करके एक चीज समझना चाहता हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमास का सफर जो शुरू हुआ वो अलग फिलिस्तीन के खिलाफ शुरू हुआ, और अब वो अलग फिलिस्तीन चाहते हैं, न सिर्फ अलग फिलिस्तीन चाहते हैं बल्कि इजराइल को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि ईरान की आइडियोलॉजी यह है कि इजराइल को यहां रहना ही नहीं है। वहां उनके लीडर कहते हैं कि 2040 से पहले खत्म हो जाएगा। अब तो ये कहने लगे हैं कि बहुत और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। और हिजबुल्लाह जो इनके अब बहुत नजदीक हैं, वो कहते हैं इजराइल जो है वो मकड़ी के जाले से कुछ ज्यादा हैसियत नहीं है इसकी। तो क्या ये सफर जो जिस तरह से आपने बताया कि अलग फिलिस्तीन बनने के जो मुखालिफ फोर्सेस थी, उन्होंने हमास को क्रिएट किया पीएलओ के खिलाफ, तो क्या ये इतनी बड़ी तब्दीली इसमें आ गई? मैं पीएलओ के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा बताइए कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे? देखिए, जाहिर है कि हमास जो खड़ा हो रहा था वो एक मिलिटेंट, कहीं ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी पीएलओ के मुकाबले में। पीएलओ एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहा था, जहां पर एक अमन चैन और बेहतर दुनिया के ख्वाब के साथ था कि भाई हम सबको अमन और चैन के साथ रहना चाहिए। ये मेजर चीज थी। ये नहीं है कि उनको लड़ना नहीं पड़ रहा था, ये नहीं है कि उनको हथियार नहीं उठाने पड़ रहे थे। उसके बावजूद वो आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी पीएलओ की कि मुल्क में, दुनिया में अमन चैन रहना चाहिए। और हमास को कहीं ज्यादा मिलिटेंट फोर्स की तरह से उभरने की पूरी ताकत जो पैदा की गई वहां पर, और जो माहौल पैदा किया, उसमें ये सारी की सारी सारे कंट्रीज मौजूद थे। मेरी समझ ये कहती है कि अगर कोई कह रहा है कि वो मकड़ी के जाले की हैसियत से ज्यादा हैसियत नहीं रखते, तो ये बात सही है। पर ये मकड़ी का जाला जो है वो क्योंकि अमेरिकन इंपीरियलिज्म का क्रिएट किया हुआ है, इसलिए वो इसकी हिफाजत में लगे हुए हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि इजराइल अपनी ताकत के साथ लड़ रहा है। वो अमरीकी जो जो इंपीरियलिज्म है, उसकी पूरी ताकत वहां मौजूद है। वरना इजराइल थोड़ी देर भी नहीं ठहर सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि वो मकड़ी की जाली की। पूरे यूरोप के जो 7-8 मुल्क हैं जिन्होंने यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया था, अ, बनाम 100 से ज्यादा मुल्कों के, तो वो मुल्क भी यूएस की के पिछलग्गू होने की वजह से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर वो तेल के ऊपर नजर है, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमास की जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर उनकी अब अपनी डायनामिक्स मौजूद है। ये भी हो सकता है कि उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया हो इजरायली फोर्सेस ने, और इसके लिए हालात पैदा किए हों अंदर से कि भाई तुम अटैक करो, जाओ, फिर हम जो करना है हम कर लेंगे। ये सब कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हुआ करता है, और हम देखते हैं लगातार कि अलग अलग मुल्कों में किस तरह से एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ क्या कर रहा होता है। और खासतौर से सीआईए को तो ये उसकी तो पैदावार ही इसके लिए है कि अलग अलग मुल्कों में किस तरह से वो इंटरवेंशन करें। तो मैं आपसे एग्री करता हूं, मतलब अगर आपकी भी यही पोजीशन है जो अभी आपने दोहराई है कि हमास जो है
उसको अब इस्तेमाल दोनों कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है जो हमें साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप बाहर हट जाइए और इसकी तारीख बाहर से लिखिए, ये सोचिए मत कि हमास की क्या डायनामिक्स है, क्या नहीं है, सिर्फ नताइज के ऊपर नजर रखें। तो नताइज के हिसाब से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हमास वहां अटैक करता है, कुछ इजरायली शहरियों को उठा करके ले जाता है, और उसके बाद जो बम बरसना शुरू होते हैं वो हमास पे नहीं बरस रहे हैं, वो पूरे गाजा के ऊपर बरस रहे हैं। वो वहां की मस्जिदों के ऊपर, वो वहां के स्कूल्स के ऊपर, वो वहां की यूनिवर्सिटीज के ऊपर, वो वहां के बच्चों के ऊपर, वो वहां की औरतों के ऊपर बरस रहे हैं। वो हमास का सिर्फ बंद नहीं किया जा रहा है, इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म नहीं किया जा रहा है, वहां दवाएं पहुंचने से खाली हमास के लिए दवाएं बंद नहीं की गई हैं, वहां का तेल जो है अभी यूनाइटेड नेशंस के लिए तेल मयस्सर नहीं। खबर ये कह रही है कि यूनाइटेड नेशंस के ऑपरेशन के लिए ना कम्युनिकेशन सिस्टम बचा है और ना उनके लिए ये तेल परमिट कर रहे हैं, और जो तेल मांगा है इन्होंने 4 घंटे की जो मोहलत दी थी कि भाई दे देंगे हम, इस बीच में मोहलत दे रहे हैं आपको, तो उस मोहलत में आप क्या देख रहे हैं बाहर से, हो क्या रहा है इस ड्रामे में, उस स्टेज पे नजर तो डालिए जरा कि क्या हो रहा है। उससे अगर हम वापस करें कि किसने क्या किया, तो हमें ये साफ दिखाई देता है कि हमास के इस एक्शन से अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका फायदा भी हुआ है, और फायदा ये हुआ है कि इजराइल और फिलिस्तीन का सवाल जो है वो दुनिया के एजेंडे पे दोबारा से आ गया है। मैं नहीं समझता कि एजेंडे पे दोबारा से आने के लिए 10,000 लोगों के कत्ल की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि बच्चों की हर 10 मिनट पर कत्ल की जरूरत है एजेंडे पे लाने के लिए। सवाल ये है कि उसका मकसद, मेरे ख्याल में मुझे जो साफ दिखाई दे रहा है, वो वहां के इलाके के ऊपर कब्जे को और बढ़ाना, धमकी को रिन्यू करना। बहुत दिनों से धमकी नहीं दी गई थी, बहुत दिनों से वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। तो जो बात कैनेडी जूनियर कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनेडी जूनियर का बयान ये आता है कि अगर इजराइल खत्म हो जाएगा इस इलाके से, तो फिर रूस, चीन और ब्राजील जैसे मुल्क 90% तेल पर कब्जा कर लेंगे, जो अमेरिका के लिए भयानक होगा। अच्छा, मैं उस पे थोड़ा सा आगे आऊंगा। एक थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं समझना चाहता हूं। देखिए, आपने शुरुआत में कहा कि पीएलओ अनचैलेंज्ड एक तरह की फिलिस्तीन की नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन थी। आपने ये भी कहा कि यासर अराफात अनचैलेंज्ड लीडर थे। यासर अराफात के बारे में हमें यह भी याद है कि वो इजराइल के साथ अमेरिका के जरिए जो बातचीत होती थी, वो पीस टॉक्स, जिसके नतीजे में कोई 1 इंच जमीन वापस नहीं मिली। यासर अराफात ऐसे लीडर थे। यासर अराफात ऐसे लीडर थे जिन्होंने कैंप डेविड साइन करके इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। यासर अराफात के बारे में ईरान के जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो उसके लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने उनको साफ बताया कि वो इजरायली एक तरह के एजेंट थे और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब भी जो महमूद अब्बास हैं वो उन आम फिलिस्तीनियों के नुमाइंदे नहीं है, ये साबित है। खुद वेस्ट बैंक में भी उनका कंट्रोल नहीं है। अब खुद इजराइल भी, अमेरिका भी ये कहता है कि इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। यानी दुश्मन को कौन मजबूत करना चाहेगा? जो बात आप कह रहे हैं तकरीबन मैं उसके नजदीक जा रहा हूं। तो क्या इस वक्त जिस किस्म के हालात बने, क्या इसका सिर्फ ये एजेंडा समझा जाए कि गाजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इजरायली प्रोजेक्ट में हमास ने मदद दी है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर बाहर से देखें तो ये बात बिल्कुल साफ अयां हो जाती है कि चाहे अनचाहे मदद तो गई, लेकिन जब ऐसी चीज शुरू हो जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, तो उसकी भी एक अलग डायनामिक्स होती है। यानी वो क्या रास्ता अपनाएगी आने वाले वक्तों में, ये नहीं मालूम होता।
जो लोग प्लान करते हैं इसको और ब्लूप्रिंट बनाते हैं और ये सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे और बम बरसाएंगे और वहां के लोगों को साफ कर देंगे। देखिए, बिल्कुल वही बात मुझे दिखाई दे रही है जैसे कश्मीर में किया गया था कि वहां के जो हमारे कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनसे ये कहा गया कि तुम यहां से चले जाओ कुछ वक्त के लिए और हम टेररिस्ट को साफ कर देंगे, फिर तुम लौट आना। ये वादा उस वक्त किया गया था कश्मीरी पंडितों के साथ। कश्मीरी पंडित तो लौटे नहीं उस तरह से। ये हमें बिल्कुल इसका पैरेलल दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या कह रहा है इजराइल? अवाम हट जाएं यहां से, सारे के सारे, जिनको हटने नहीं दे रहा। ये भी है कि उनको हटने भी नहीं दे रहा, लेकिन दुनिया में क्या कह रहा है? यहां से अवाम हट जाएं, हम बम गिरा करके, हम जंग करके आखिरी हमास के आदमी को भी खत्म कर देंगे। आपको पैरेलल पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं या नहीं, जी यहाँ जी पर जी जी दिखाई दे जी रहा है। जी जी कम से कम रेटोरिक में तो पैरेलल दिखाई दे रहा है कि भाई यहां से अवाम को हम हटाना चाहते हैं। 4 घंटे की मोहलत और दे दी हमने। वैसे तो हम बार बार कह रहे थे, उनको टेलीफोन कर रहे थे, ये भी कह रहे हैं कि इंडिविजुअली टेलीफोन कर किया गया है लोगों को कि तुम चले जाओ, और उसकी कंडीशन कोई है नहीं जाने की। कहाँ जाएंगे लोग? जाते हुओं पर भी बमबारी की है। जाते रफा हुए, क्रॉसिंग पे बमबारी हुई हाँ, है। बाकायदा कॉरिडोर जो बनाई गई थी, सेफ कॉरिडोर जिसे कहा गया था, उस पर बमबारी की है। रफा क्रॉसिंग पर बमबारी की है। और इजराइल अपना एक ह्यूमन चेहरा दिखाते 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 11,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। अच्छा, जो जो बात आप कह रहे थे कि जो नहीं, ब्लूप्रिंट और वहां बनाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वहां पर एम्बुलेंसेस के ऊपर भी बमबारी हुई है। जी 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 जी। वहां सिर्फ लोग जा रहे थे, उनके ऊपर तो कर ही रहे हैं ये बमबारी, हाँ, पर वहां भी एम्बुलेंस के ऊपर की है। क्या वहां भी टनल मौजूद थी हमास की? हम्म। सड़क के ऊपर भी जहां बमबारी कर दी इन्होंने और एम्बुलेंसेस को तबाह किया, वहां भी टनल मौजूद थी। ये हॉस्पिटल में तो कह रहे हैं टनल मौजूद है। आज की खबर कह रही है कि इनको कोई टनल मिल गई है। एक उसकी बात कर रहे हैं कि एक कोई ट्रक या कार है जो जिसके अंदर असलहा मिला है। तो हमास वहां पर असलहा इकट्ठा कर रहा था तो एक थी बस गाड़ी। बहरहाल ये सारी रिटोरिक नहीं, है। उसमें उसमें तो सर एक एक चीज और आ गई है। हमास ने परसों बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो जारी की है, जिस वीडियो में बताया गया है कि अल शिफा अस्पताल में खाने के जो मदद के जो पैकेट्स थे, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस, उनमें हथियार लेकर के खुद इजरायली फौजियों ने वहां हथियार पहुंचाए हैं। ये वीडियो सामने आ चुकी है। तो खैर, अब मैं एक चीज और जो आपने नहीं, पैरेलल बताया। मैं जिससे बात शुरू की थी उस पर वापस लौटना चाहता हूं कि इसकी डायनामिक्स अलग होती है। एक बार जंग शुरू हो जाए तो जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, वहां तक पहुंचती है बात। दुनिया आज दिखाई दे रहा है कि अवाम और उन चंद मुल्कों में बट गई, मुल्कों की सरकारों में बट गई है। एक तरफ अवाम है जो फिलिस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ चंद मुल्कों की स्टेट्स हैं, सरकारें हैं, और वो भी सिर्फ चंद मुल्कों की। वहां वो इजराइल के साथ खड़े हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये डायनामिक्स शायद सोची नहीं गई थी। ये डायनामिक्स उनके, ये नतीजा निकलेगा, ये अंदाजा किसी भी एग्रेसर को, किसी भी जालिम को नहीं होता है कि कितना बड़ा रिएक्शन होने जा रहा है। आज दुनिया इंटीग्रेटेड है, आज अवाम इंटीग्रेटेड हैं। एक मुल्क में जो होता है उसका मुल्क दूसरे मुल्क पे फौरी असर होता है। उसमें जो लैग पीरियड हुआ करता था कि एक दिन बाद खबर आई, 2 दिन बाद खबर आई, अगले दिन अखबार छपा, ये नहीं है। आज फौरी तौर पर एक वक्त में दुनिया के अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिलिस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है।
उसको ये दिखाई दे रहा है कि ये बच्चों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, औरतों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, निहत्तों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। ये बात छुप नहीं सकती कि वहां की यूनिवर्सिटीज के ऊपर बम गिराए गए। ये बात छुप नहीं सकती कि वहां के हॉस्पिटल्स की। तो अवाम एक तरह से दुनिया भर के बहुत सारी हुकूमतें, ज्यादातर हुकूमतें, साउथ तो पूरा उठ ही गया है। अगर मोदी ये कहें कि हम उनके साथ खड़े हैं तो उनको वापस लेना पड़ता है अपने अल्फाज, एक टोन डाउन करना पड़ता है। यूएन रेजोल्यूशन में भी उनकी पोजीशन बदलती है, हिंदुस्तान की दिखाई देती। तो ये डायनामिक्स जो है, इसका अंदाजा शुरू में लगाना बहुत मुश्किल काम है, जो अंदाजा नहीं लगा पाए थे। ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए शुरुआत का एक फेज था जिसमें हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम खत्म कर देंगे, और यूएन सेक्रेटरी को, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी को चैलेंज करना, और बदतमीजी के साथ बिल्कुल चैलेंज करना कि तुम किस होश में हो, किस हवा में हो, इस तरह के अल्फाज यूनाइटेड नेशंस असेंबली में इस्तेमाल करना। यहां से 4 घंटे की मोहलत देने तक तो पहुंच गया मामला। ये तो कहना पड़ रहा है अब अमेरिका को भी कि हम अवाम पर जो बम बरसाए जा रहे हैं उसके साथ नहीं हैं, और ये भी कहना पड़ रहा है उनको, लोगों के बीच में, कि हम खुश नहीं हैं, हमारी बात नहीं सुन रहा है इजराइल। ये डायनामिक्स जो है, ये कहीं ना कहीं अवाम के फेवर में जाती है। उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जा रही है, उसका एक असर पड़ रहा है। वो जो फिलिस्तीनी अवाम है, वो जो बच्चे कत्ल किए गए हैं, वो जो औरतें कत्ल की गई हैं, उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जा रही है। अच्छा, खुद आपने कहा कुर्बानी रायगा नहीं जा रही। एक चीज माफ कीजिएगा, मैंने बीच में रोका। सऊदी अरब का एक बड़ा अखबार है औकाज, अरबी जबान का, उसके डिप्टी चीफ एडिटर ने एक ट्वीट किया 2 दिन पहले, जिसमें 2 बातें कही कि फिलिस्तीनियों की तबाही का जिम्मेदार हमास है। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो लोग कहां चले गए जो ज़ायनिज्म को खत्म करने का दावा कर रहे थे। तो वो जो एक सऊदी और इजराइल का ताल्लुक कभी छुप करके कभी खुल करके जो सामने आता रहा, क्या इस किस्म की बात कह करके अब इस वक्त जब फिलिस्तीनियों के हक में पब्लिक ओपिनियन है दुनिया भर की, और सरकारें मजबूर हो रही हैं कि उन्हें भी इस किस्म की बात कहनी पड़े, चाहे उनके फौजी वहां पर हों, तो ऐसे वक्त में आपको अब क्या लगता है, क्या हमास के खिलाफ कोई इस किस्म का प्रोपेगेंडा वाकई काम आ सकेगा? और दूसरी बात, जब हमास और फिलिस्तीनियों को अलग करके देखा जाता है, क्या आप उसे सही समझते हैं? क्योंकि ये हमास के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, ये वहीं की पॉपुलेशन में से, उन्हीं फैमिलीज से निकल करके आए हैं। इजराइल हमेशा इन्हें अलग अलग करके दिखाने की कोशिश करता है। इस पर आपकी क्या राय? इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इसको जंग को हमास और इजराइल की जंग कहा जा रहा है। पूरा का पूरा मीडिया उसमें लगा हुआ है, और हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी शायद यही बयान है, मुझे नहीं मालूम, रिपोर्टेड बयान और हेडलाइन की बात कर रहा हूं मैं कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बहरहाल हेडलाइन यही इस्तेमाल करे। तो हमास को पहले आप ये हवा बना दीजिए कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को, हमास को बना दीजिए कि ये टेररिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद आप कहें कि जंग हमारी टेररिज्म के खिलाफ है। तो ये टर्मिनोलॉजी का खेल भी बड़ा दिलचस्प है। ये टर्मिनोलॉजी का खेल, ये जो हर मुखालिफ उनका टेररिस्ट होता है, ये भी एक अजीब तमाशा है। और हर मुखालिफ अनसिविलाइज्ड होता है। जी जी जी। अरे इस बार तो जानवर तक कह दिया, इस बार तक तो जानवर कहा बाकायदा फिलिस्तीनियों को, और इस हद तक कहा कि ये फिलिस्तीनी सारे ऐसे ही होते हैं, ये जानवर हैं जिनको कत्ल कर रहे हैं। तो अब इस जंग के बाद क्या इन अरब मुल्कों में, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां की पब्लिक बायकॉट इजराइल की कैंपेन चला रही है, जहां की हुकूमतें खामोशी से फिलिस्तीनियों के कत्ल को देख रही हैं, इसके बाद आप इस इलाके में क्या कुछ देख रहे हैं, क्या इम्कान है?
मेरी समझ ये कहती है, वही बात कह रहा हूं कि जो अपनी डायनामिक्स होती है जंग की, वो बड़ी भयानक होती है। उसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये कि इससे जाहिर है, जैसा कहा आपने भी अभी कहा और मैंने भी कहा, कि हुकूमतों और अवाम के बीच में खलीज बढ़ गई है इस मुद्दे को लेकर के। और ये खलीज इतनी स्ट्रांगली बढ़ी है कि दोनों एक तरह से बिल्कुल डिवाइडेड हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन बिल्कुल डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं। तो इसका असर सिर्फ यूरोप में नहीं पड़ रहा और मुल्कों में नहीं पड़ रहा, बल्कि जिन मुल्कों को हम इस्लामिक मुल्क कहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ हमेशा पॉलिसीज सऊदी अरब की रही हैं, जो बिल्कुल अगर हिंदी के का लफ्ज इस्तेमाल करूं, नतमस्तक रहा है अमेरिका के आगे हमेशा। और कितना भी मुसलमानों के खिलाफ बात की जाए, टेररिस्ट बताया जाए, कभी भी उस रिटोरिक में सऊदी अरब नहीं शामिल किया जाता। जबकि सऊदी अरब तो मंबा है इस्लाम का, सऊदी अरब तो एपी सेंटर है इस्लाम का। उसके बावजूद एक भी लफ्ज कभी आपने सऊदी अरब के खिलाफ नहीं सुना होगा कि वहां टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट नेशन है, वो कभी नहीं सुना होगा। तो अगर जब हम ये देख रहे हैं पॉलिटिक्स, तो सऊदी अरब के ऊपर भी असर पड़ेगा। वहां के अवाम भी फिलिस्तीनी अवाम के साथ हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मुल्क में कहीं दूर लोग जो हैं वो अवाम, ये खलीज सिर्फ एक मुल्क में नहीं है, इस वक्त दुनिया भर में। और इस खलीज का असर उन मुल्कों के ऊपर जिनको हम ऑयल कंट्रीज कहते हैं, उन मुल्कों के अवाम पे भी पड़ेगा। मैं मुसलमान का लफ्ज इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं उस चश्मे से देखना नहीं चाहता सारी बात को। मैं ये देखना चाहता हूं कि अवाम की जो कॉन्शियसनेस है वो क्या सऊदी अरब के साथ खड़ी है, या वो या इजराइल के साथ खड़ी है, या फिर फिलिस्तीनी अवाम पे के साथ इसलिए खड़ी है कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके कत्ल किए जा रहे हैं, उनको एक तरह से पूरे के पूरे मुल्क पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जो उनका अपना मुल्क था, जो उनकी अपनी वादी थी, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। ये अवाम जो हैं हर मुल्क के अंदर उनके साथ खड़े हैं। कहीं वो बोल पा रहे हैं, कहीं नहीं बोल पा रहे हैं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो बड़ी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये भी शायद अंदाजा नहीं लगाया गया था कि कौन कौन से कंट्रीज सीधे तौर पर के ऊपर इजराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ने की बात करेंगे, नेतन्याहू को कोर्ट में खींचने की बात करेंगे, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे कि उन्होंने नस्ल कशी की है। ये डायनामिक्स जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो हमें दिखाई देता कि अरब कंट्रीज से नहीं शुरू हो रही, बल्कि उसमें तो सब मेरा कुछ अंदाजा अटकल ये है कि जो सऊदी अरब ने बहुत जल्दी से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की, अफ्रीकी लीडर्स को एक दिन बुलाया, एक दिन इस्लामिक और अरब लीग वाले मुल्कों को बुलाया, और वहां रेजोल्यूशन इतना ढीला हुआ कि एक लीडर ने, हमास के लीडर ने कहा, बल्कि हूथी के लीडर ने कहा कि इतना अगर ऐसे ही रेजोल्यूशन देना था तो ये तो किसी प्राइमरी स्कूल का टीचर भी दे सकता था। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल बिल्कुल मुख्तसर आपसे जवाब चाहता हूं। नैरेटिव मीडिया बनाता है भारत में, पहले दिन से ही गोदी मीडिया मोदी की गोद से उठ करके सीधा नेतन्याहू की गोद में जाकर के बैठ गया, और रोजाना जिस तरह से उन्होंने रिपोर्टिंग की वो हमारे आपके सामने, कोई भी रिपोर्टर गाजा में नहीं था, सिर्फ इजराइल में था और उनकी फौज के साथ था। इसके बीच में जो एक वाकया हुआ वो ये कि यहां जो आवाजें अब से पहले उठा करती थी फिलिस्तीनियों के हक में या किसी भी मजलूम के हक में, वो दबाने का काम हुआ हमारी सरकार की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से। कई जगहों पर ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि हत्ता के एफआईआर हुई है एक ट्वीट पर, कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया है यूपी में। इस सब को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या देश बदल गया, हालात बदल गए, मजलूम के साथ खड़े होने की हिम्मत टूट गई? क्या आप इसे कैसे देखते हैं? 2014 के बाद जो फैशिस्ट फोर्सेस ने इस मुल्क के अंदर
अपने पंजे गड़ाए हैं, उसके बाद मैं समझता हूं कि ये गोदी मीडिया से आगे बढ़ गया है मामला। अब ये आरएसएस का मीडिया है, और आरएसएस ने वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान ही इजराइल के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए थे, और मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस ने बढ़ाने शुरू कर दिए थे। गवर्नमेंट का में जो बदलाव आ रहा था तो वो आ ही रहा था। ये इसलिए बड़ी अजीब बात दिखाई देती है कि गुरु गोलवालकर हों या सावरकर हों या मुंजे हों, वो तो तालियां बजा रहे थे कि यहूदियों का कत्लेआम हिटलर कर रहा है, और आज ये इजराइल के साथ खड़े हैं। ये अजीब बात दिखाई देती है, लेकिन फैशिस्ट फोर्सेस को ये हमें समझना चाहिए कि वो हमेशा जालिम के साथ होते हैं। जब तक हिटलर जालिम था वो उसके साथ थे और तालियां बजा रहे थे कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया है नस्ल कशी करके, और दूसरी तरफ आज वो इजराइल के साथ इसलिए खड़े हैं कि ज़ायनिस्ट वही काम कर रहे हैं जो कि हिटलर कर रहा था। और बड़ा साफ दिखाई दे रहा है, अगर नस्ल कशी का इल्जाम लग रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों को और औरतों को, और मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इसके रिपीट करने की जरूरत है आज, कि बच्चों को, औरतों को, निहत्ते अवाम को वहां के और बूढ़ों को कत्ल किया जा रहा है। वो नस्ल कशी हमें वहां दिखाई दे रही है, और आज आरएसएस नस्ल कशी के साथ खड़ा है फिर से। तो हमारे मुल्क में मुझे लगता यह है कि इसकी पहले से तैयारी थी, वरना वो जो नफरत की जो है वो खेती की जा रही थी वो यहाँ काम आ गई, और मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बना हुआ था वो सीधा सीधा काम आ गया, और इसी मीडिया ने उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, बड़ा रोल था उस नफरत को बढ़ाने का। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं जिसके ऊपर कम लोगों की नजरें जा रही हैं, कि जब दूसरी जंग के बाद जो दुनिया पैदा हुई उसमें यूनाइटेड नेशंस में हमने चार्टर्स रखे, हमने बहसें की, और इस नतीजे पर पहुंचे कि जंग के दौरान भी आप क्या क्या नहीं कर सकते, जिसमें अवाम के ऊपर जुल्म करना गलत था, जिसमें उन जगहों के ऊपर जिन जगहों पे तालीम दी जा रही है उन पे आप नहीं हमला कर सकते थे, आप हॉस्पिटल्स पे हमला नहीं कर सकते थे, आप उनके हुकूक थे जो सरेंडर कर देते थे, यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर का नाम दिया गया उसको, और कहा कि उनके भी अपने हुकूक हैं, आप उनको नहीं मार सकते। हमें ये दिखाई दे रहा है आज कि सोवियत यूनियन गिरने के बाद ये बिलबिलाहट थी शायद इंपीरियलिज्म की और अमेरिकन इंपीरियलिज्म की, कि इन सारी बंदिशों को तोड़ दिया जाए। और इस वॉर को मैं उस नजर से देख रहा हूं कि ये एक प्रोजेक्ट है उन सारी ह्यूमन वैल्यूज को, जो इंसानी कदरें थी, जिनकी बात की गई, जिनके ऊपर एक सहमति पूरी दुनिया में बनी, उन सारी बंदिशों को तोड़ने की जंग है ये। तो ये जंग इंसानियत के खिलाफ जंग की नजर से भी देखी जानी चाहिए। इंसानियत के खिलाफ इसलिए नहीं सिर्फ कि बच्चे मारे गए वहां पर और औरतें और बूढ़े लोग मारे गए, बल्कि इसलिए कि उस चार्टर के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है जिस चार्टर पर इंसानियत की सहमति हुई थी, जिस पर एक इत्तेफाक राय था पूरी दुनिया के अंदर कि ये चीजें जंग के दौरान भी नहीं की जाएंगी। दो फौजों के बीच में टकराव होगा, अवाम के बीच में टकराव नहीं किया जाएगा। ये उस चार्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। और इस जंग में तो बच्चों को ऐसे कत्ल किया गया जैसे वो उनको 20 साल के बाद अपने खिलाफ गोली चलाते हुए देख रहे थे, और उन्हें बचपन में ही माँ की गोद में ही कत्ल कर दिया गया, हत्ता के माओं के पेटों में कत्ल कर दिया गया। ये जुल्म की एक नई तारीख, बहुत ही गैर मामूली खूनी तारीख है, जिसको मैं समझता हूँ आने वाला वक्त का हिस्टोरियन लिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर रजा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।